औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस गुफ्तगू में जो इस प्रोग्राम में जो बेसित न्यूज़ की तरफ से है, हम इस वक्त भारत में जो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द हेडलाइंस न्यूज़ भी है, रिव्यूज़ भी है और ट्रेंड भी है, जिसके बारे में वो है विवेक अग्निहोत्री की डायरेक्टेड और रिटन फिल्म द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स दरहकीकत कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के बारे में एक मनगढ़ंत और एक झूठी दास्तान है, जिसे कई मकासद के लिए बनाया गया है और पेश किया गया है। अब तक इस फिल्म के ट्रेलर बाहर थे और जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो तकरीबन पहले दिन ही इसने कुछ 3-3.5 करोड़ का बिज़नेस किया। उसके बाद अगले दिन फिर बिज़नेस किया और तेज़ी के साथ ये फ़िल्म बढ़ती गई, हत्ता कि नरेंद्र मोदी ने विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम को बुला करके शाबाशी दी, बधाई दी और अप्रिशिएट किया। IMDb पे इसकी रेटिंग बहुत हाई चली गई और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली ये फ़िल्म कश्मीर फाइल्स ख़ुद ये बताती कि कश्मीरी उन्वान और कश्मीरी मौजू कितनी अहमियत रखता है भारत में। लेकिन दर हकीकत ये फ़िल्म एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी का ही हिस्सा है और इसके नतायज बहुत ख़तरनाक निकलने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर अब तक था जिसमें कुछ चीज़ें तो वाज़ेह होती थी, लेकिन इसके अंदर जो फ़िल्म में है तकरीबन ये 2.5 या पौने 3 घंटे की फ़िल्म है, तुलानी फ़िल्म है, जिसमें ना कोई रोमांस है, ना कोई इसमें गाने बजाने हैं जो होता है टिपिकल इंडियन फिल्म में। इसलिए कंप्लीट आप समझे कि 2.5 पौने 3 घंटे की एक कंप्लीट मूवी है और जिसका मकसद कश्मीर में पंडितों के जेनोसाइड को प्रूव करना और जस्टिफाई करना और इसके अगेंस्ट जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थे कि जेनोसाइड नहीं हुआ बल्कि एक एक्सोडस था जहाँ पर पंडित खौफ के मारे भाग निकले थे कश्मीर से, उसको काउंटर करने के लिए एक बिल्कुल एक दास्तान, एक पिक्चराइज करके एक फ़िल्म को बनाया गया। इस फिल्म को मैंने ख़ुद देखा है कम्प्लीटली, इसलिए मैं इसकी एनालिसिस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और एविडेंशियल तौर पे कर रहा हूँ और मुमकिन है कि यहाँ की जो टीम है एडिटिंग ये इसमें मिक्स करके वो चीज़ों को दिखाएंगी, उस मनाजिर को फ़िल्म के, जिसको मैं यहाँ पर अभी कोशिश करता हूँ आपके सामने कुछ पॉइंट्स को पेश करूँ कि क्या इसमें दिखाया गया और फिर उसके बाद एंड में हम उस नताइज तक पहुँचते हैं कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म की शुरुआत ही होती है एक मंज़र से जहाँ पर पंडितों के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और उस वक्त कमेंट्री चल रही होती है और इंडियन क्रिकेट टीम जीत रही है और वहाँ पे चंद कश्मीरी आके उन बच्चों की पिटाई करते हैं कि तुम भारत को सपोर्ट करते हो, इंडिया को सपोर्ट करते हो। और उसके बाद वही फिर मिलिटेंसी के सीन दिखा करके कि एक बच्चे को उसकी माँ के सामने, माँ के साथ चिपक करके उसे वहीं पे माँ को गोली मार देते हैं बच्चे के सामने। ये इस तरह के कई मनाजिर जो है, लेकिन यहाँ पे एक शियार है जो उन्होंने बार बार इसे दोहराया है इस फिल्म में। वो शियार कश्मीरी ज़बान में मुझे अभी इस तरीके से याद नहीं है, मैंने कहीं पर शायद वो लिखा भी था, अगर वो मुझे मिल जाए, जिसका अंग्रेज़ी में भी ये सब टाइटल करके बताते हैं, क्योंकि उसको कश्मीरी ज़बान में ही उस नारे को दोहराया शायद गलीफ़, रलीफ़ और शलीफ़ के नाम से, यानी कन्वर्ट हो जाओ या पंडित जो है वो मुसलमान बन जाए या यहाँ से भाग जाएं या मारे जाएं। ये नारा बार बार इस फिल्म में कश्मीरियों को दोहराते हुए दिखाया है कि जब भी वो बाहर निकलते हैं गन्स ले करके तो ये नारा इनकी ज़बान पे होता है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। इस फिल्म की इब्तिदा में ही तकरीबन 8-10 मिनट के ऊपर ही जा कर के या शायद उससे भी पहले ही एक मंज़र दिखाते हैं। फ़िल्म का सिनेरियो इस तरीके से है कि एक कहानी जो घूमती है वो चंद अफराद के अतराफ़ है, जिसमें मेन कैरेक्टर जो है वो अनुपम खेर, जो ख़ुद एक कश्मीरी पंडित है और कश्मीरियों से बड़ी नफ़रत करने वाली बॉलीवुड की शख्सियत है। मेन स्टार कास्ट इसमें ये है जिन्होंने रोल प्ले किया है एक कश्मीरी पंडित टीचर का और साथ में एक पंडित भी है ना, साधु टाइप, उस टाइप की शख्सियत भी है, दीनी, हिंदू दीनी शख्सियत पुष्कर नाथ के नाम से। और इसका अपना एक बेटा है, बहू है और एक और 2 जो है वो पोते हैं, 2 बच्चे हैं, एक छोटा है जो वो छोटा है और एक 8-10 साल का है। ये
और साथ में इनके मुकाबले में जो कश्मीरी मिलिटेंसी का हेड, जिसको एक ही कैरेक्टर को दिखाया है, जो विलन कैरेक्टर है, वो है फ़ारूक मलिक। यही बताया कि फ़ारूक मलिक को नारा लगाते हुए अल जिहाद का, कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर का मसला सिर्फ़ एक ही है, अल जिहाद। और यहाँ पर पीछे काफ़ी तकरारी तौर पे इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर वाज़े नज़र आती है। भारत के मुंबई के कुछ शिया उलमा ने इसको जाकर पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त भी दी थी कि इस तस्वीर को निकाला जाए फ़िल्म से, लेकिन सारी दरख्वास्तें रिजेक्ट हो गई यहाँ पर, और कोई भी नहीं है। और फिर एक तराना भी ये पड़ता है जो शियों के अंदर, एक शियों का ही एक तराना है कि खून शहीदा रंग लाएगा, ये वही तराना है यहाँ पे। और फिर रूस जो है वो शिकस्त खाया है और अब जो है कश्मीर की बारी है, यानी रूस में तालिबान ने शिकस्त दी थी, तो कश्मीर में भी तालिबानी तरीके से ही ये काम होगा। और साथ में इमाम ख़ुमैनी की तस्वीर है, यानी इमाम ख़ुमैनी का रास्ता, तालिबान का रास्ता और कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीरी की आज़ादी की नहज़त का रास्ता एक ही। और ये मंज़र 1990s का बताया जा रहा है, 1989 में, यानी इनकलाब के 10 साल के बाद, जब जंग भी जारी थी और जंग ख़त्म हुई थी, यानी उस वक्त जो शख्सियत थी पीक पर, वो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत थी इस मैदान में। तो इमाम ख़ुमैनी को एक आइडियल बताया है कश्मीरी जिहादियों के लिए, मिलिटेंट्स के लिए, जो पाकिस्तान से सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक अप्रोच दिया है यहाँ पर, कि जो मूवमेंट है इमाम ख़ुमैनी के साथ जितना भी कनेक्टेड है दुनिया में, चाहे लेबनान का हो, यमन का हो, ये सारा के सारा मूवमेंट जो है इसको तालिबान, दाइश के साथ एक कर दिया। और आगे चल के इस फिल्म में इन्हीं लोगों का, फ़ारूक मलिक का जो कैरेक्टर बताया, बहुत ही वैशी दाइश अंदाज में बताया है कश्मीरियों को। यानी कश्मीरियों को सिर्फ ये नहीं बताया कि मुजाहिदीन है, गन्स लेके लड़ रहे हैं और शूट करें, बिल्कुल बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल करना हिंदुओं का। बिल्कुल इब्तिदा ही में कुछ मिनटों के बाद इस सिनारियो में यही बता देते हैं कि पुष्करनाथ के घर में जो उसका बेटा है उसका कत्ल करता है ये जाकर के घर में। किस तरह से करता है घर में, कि पड़ोस में एक मुसलमान है इस पंडित के, वो इसकी इन्फॉर्मेशन देता है और ये अंदर चले जाता है और ये ऊपर अपने स्टोर रूम में एक बड़े बैरल में जो चावलों का है उसमें छुप जाता है इसका बेटा। और ये पड़ोसी बता देता है देख करके दूर से कि ये उसमें छुपा है। ये अंदर जा कर के उसकी बीवी के सामने, और ये अनुपम खेर पुष्करनाथ के सामने फायर करता है उस बैरल के ऊपर, और उसमें से फिर खून जब निकल आता है और चावल गिरते हैं बाहर, तो चावल में मखलूद खून को ये उसकी बीवी को कहता है खाएं वरना तुझे, तुम्हारे बच्चों को, सबको यहीं कत्ल कर देंगे। फिर उसे वहाँ उस वक्त तो नहीं दिखाया खिलाते हुए, लेकिन आगे के फिर एंड में यही मंज़र को दोहराते हैं फ्लैशबैक में, पूरा उसके मुंह में खून आलूदा चावल, अपने शौहर का खून आलूदा चावल खिलाते हुए उसको उसे दिखाया ना। इतनी शिद्दत, यानी वही दाइश वाला काम जो है ये कश्मीरियों के इमेज को बताया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने काउंटर करने के लिए दोनों तरफ के नज़रियात को ला के अपने नज़रियात को दिखाने के लिए जो स्क्रीन प्ले किया है, बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका डायरेक्टर और राइटर बेहतरीन है, यानी बॉलीवुड कमाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड की जो इसमें टैलेंट है वो हॉलीवुड से भी आगे, इस वक्त दुनिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री है। और एक झूठी दास्तान को इस तरीके से पेश किया है कि 2.5 घंटा देखने के बाद एक हिंदू तो हिंदू, एक नॉर्मल शख्स जिसको हकीकत के बारे में नहीं पता है, जो गहराई से नहीं जानता है, वो भी इस बात को कबूल कर लेगा कि कश्मीरी जालिम है, कश्मीरी दहशतगर्द है और कश्मीरी दरिंदे हैं और हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और जो आज हो रहा है कश्मीर में ये हक बनता है भारत का करने का कश्मीरियों के साथ। इस तरीके से इस फ़िल्म को दिखाया गया। इस फिल्म में और भी बड़े कैरेक्टर्स हैं, मिसाल वहाँ का गवर्नर जो खुद इंडिया का मारूफ एक फ़िल्म स्टार है मिथुन चक्रवर्ती, उसको गवर्नर बनाया हुआ है ब्रह्मा दत्त, यानी जो एक लीडिंग कैरेक्टर है वो भी, जो ये मानता है कि कश्मीर में मेरी आंखों के सामने जेनोसाइड हुआ है और वहीं पर इस वक्त वो मौजूद है, और चंद दोस्त हैं। इस तरह से ये एक फिर फ्लैशबैक में जो स्टोरी चलती है। और एक कैरेक्टर बताया है, एक और रोल है यहाँ JNU का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। JNU वो यूनिवर्सिटी है जिसमें कम्युनिस्ट की लॉबी है और कश्मीरी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है JNU में, और JNU के स्टूडेंट्स को सपोर्ट हिंदू कम्युनिस्ट का भी मिला है। मिसाल कन्हैया और दूसरे किस्म के लीडर जो वहाँ से निकले थे, ये सपोर्ट करते थे कश्मीरियों के आज़ादी के मूवमेंट को। इसे भी काउंटर किया है यहाँ पर। और यहीं पर एक और कैरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री की बीवी है पल्लवी जोशी,
उसने प्रो कश्मीरी कैरेक्टर अदा किया गया, वो कश्मीरियों की आज़ादी के हक़ में और किस तरह से उस आज़ादी को वो जस्टिफाई करती है यहाँ पर। उससे बहुत से डायलॉग्स थे, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं इस पर डिटेल में जाऊँ। ये कहती है एक जगह पर कि ना कि मुझे 7,000 कब्रें मिली हैं कश्मीरियों की जिन पर इंडियन आर्मी ने जुल्म किया है। तो इसके काउंटर के अंदर इसको जवाब ये मिलता है कि आपको 7,000 वो मिली है, लेकिन 1 लाख कश्मीरियों को जो दाल लेक में डाल करके मारा गया और 4,000 कश्मीरियों को जो एक साथ शूट किया गया, ये सब मीडिया ने नहीं बताया। दर हकीकत जो चीज़ को पेश किया है इसमें वो यही है कि जो सवालात उठते हैं कि अगर कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था तो फिर मीडिया ने उस वक्त क्यों नहीं पेश किया इस चीज़ को। तो उसका जवाब इन्होंने इस फिल्म में इस तरीके से दिया है कि मीडिया जो था वो हुकूमत का बिका हुआ था, और हुकूमत जो थी वो कांग्रेस की थी, राजीव गांधी की हुकूमत थी उस वक्त, और राजीव गांधी की और फारूक अब्दुल्ला की गहरी दोस्ती थी, और दोस्ती को प्रायोरिटी देते हुए जो है कोई बेबुनियाद बातें जिसको देते हुए इन्होंने इस मसले को जो है दबा दिया, उछलने नहीं दिया, ताकि सिविल डिस्टर्बेंस भारत के अंदर ना हो। ये जेनोसाइड की रिपोर्ट्स मीडिया के थ्रू आने नहीं दी, मीडिया पर्सन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, बताया कि किस तरह से हमें ख़रीदा जाता था और कैसे हुकूमत जो है वो हमें बोलने से रोकती थी। हम यहाँ से फ़िल्में बना करके भेजते थे, वीडियोस भेजते थे, क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद का मसला तो था, वो तो आ रहा था इंडियन मीडिया में, भोपाल गैस का मसला आ रहा था इंडियन मीडिया में, लेकिन कश्मीर के मसले में कश्मीर के पंडितों के जेनोसाइड को मीडिया नहीं हाईलाइट कर रहा था, इसलिए कि मीडिया फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट करता था। हुकूमत के अम्र के ऊपर, हुकूमत के ईमा के ऊपर ये काम जो है वो होता था वहाँ पर। कि यानी इस तरह की डायलॉग्स फिल्म में कई मरतबा है कि मुश्किल जो है, मिसाल कश्मीरी क्यों मिलिटेंट्स हैं, कश्मीरी क्यों पत्थर मारते हैं, कश्मीरी क्यों इस वक्त मैदान मुबारज़ा में, इसलिए कि उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ दहशतगर्दी हुई है जो मिलिटेंट्स ने की है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व रहा है, उसके नतीजे में मज़लूम हुए और मज़लूम होने के नतीजे में उन्होंने ये काम किया है। तो इसका जवाब ये कि उनसे ज़्यादा तो कश्मीरी पंडित मज़लूम थे जिनके साथ उन्होंने ये ज़्यादती जो है वो की है। यानी जो एतराज़ है जेनोसाइड का, जिसे ये इनकार किया जाता है कि कश्मीरी पंडितों का कोई इस तरह से जेनोसाइड नहीं हुआ है, उसको इन्होंने जस्टिफाई किया है पूरी तरीके से कि जो जेनोसाइड किस तरीके से ये हुआ है। मीडिया का नैरेटिव बनता था उस वक्त, मीडिया नैरेटिव बनाता था, ये तक की चीज़ें बताई हैं कि कश्मीरी जब पत्थर मारते हैं, कश्मीरियों पर जब कहीं पे कोई धरना निकलता है, उस वक्त वो मीडिया को बुलाते हैं और मीडिया के सामने सिर्फ पत्थर मारते हैं, वरना कश्मीरी कुछ नहीं करते हैं इस तरह से। आज के दौर में यानी इस दौर के अंदर ये नहीं होता है। फिर जिस तरीके से जेनोसाइड के वाक़यात को ये फिल्माते गए, मिसाल एक सीन में बताते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में जो है कश्मीरी जो है पंडितों को जो मारा गया तो वो वहाँ पर ज़ख्मी हैं, खून की हालत में है, और अचानक एक कश्मीरी आता है एक मिलिटेंट को लेकर के जिसको खून की ज़रूरत है। तो कहता है इसको ओ पॉजिटिव खून चाहिए जो मिलता नहीं है। कहता है डॉक्टर, कहता है मेरे पास कोई भी नहीं है, डॉक्टर भी हिंदू पंडित है, कहता है नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर 2 मरीज़ों को ये वहीं पे शूट कर देता है मिलिटेंट कि नहीं है बताओ। फिर एक पंडित उठता है कि हाँ मेरा ओ पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से ब्लड ग्रुप। जब उसका ब्लड देने लगते हैं, यानी वो हिंदू पंडित ब्लड दे रहा होता है इस मिलिटेंट को, कश्मीरी को, वहाँ पर जब वो सेफ़ हो जाता है तो ये निकाल देता है जो गन लेके खड़ा होता है कश्मीरी, कि अब उसका खून ड्रेन होता है, पूरा ड्रेन होता जाता है और वो पंडित मर जाता है वहाँ में। इतनी बेदर्दी और बेरहमी बताई है इनके दिलों के अंदर इस सारी फिल्म के अंदर। यानी बहुत ही, और डायलॉग्स भी इसी तरीके के हैं कम्प्लीटली कि ये फ्रीडम मूवमेंट नहीं है, ये दरहकीकत टेररिज्म है जो कश्मीरी इस वक्त कर रहे हैं। यानी जब ये जेनोसाइड के कुछ वाक़यात होते हैं और कश्मीरी पंडित मूव करके नंदीमर्ग में आ जाते हैं, जुनूबी वादी की तरफ, जम्मू के करीब, तो वहाँ पर बच्चे जो स्कूल में जा रहे होते हैं, पंडितों के बच्चे और कुछ मुसलमान भी होते हैं वहाँ जो स्कूल में जा रहे होते हैं, तो मौलाना जो है वो कश्मीरी औरतों के साथ निकाह करने का ऑफ़र देता है। यानी बिल्कुल घटिया किरदार कश्मीरियों का जितना दिखा सकते थे इस कश्मीर फाइल्स फिल्म के अंदर इन्होंने दिखाने की इसको पूरी तरीके से कोशिश की। और फिर स्कूल में उनको पढ़ाते हैं कि तुम कहो कि जब गवर्नर यहाँ आएगा तुमको क्या चाहिए, हिंदू बच्चों से भी कहते कहो कि मस्जिद चाहिए हमें, यहाँ पे मस्जिद बनानी है यहाँ पर हमें, और दीवारों पे नारे लिख कर लगाओ कि वही कि या चले जाओ
या मुसलमान बन जाओ या फिर मारे जाओ यहाँ पर। फिर इसके बाद एंड में जो क्लाइमेक्स पर ये लाते हैं उसमें यही है, जो यही पुष्करनाथ का छोटा नवासा जो पोता जो बच जाता है, वो फिर बड़ा होकर उसको हकीकत पता चलती तो वो स्पीच करता है JNU में जा कर के। दर हकीकत कश्मीर जो है वो मुसलमानों का नहीं था, कश्मीर में हिंदू सारे इंटेलेक्चुअल पंडित्स गए। कश्मीर की कल्चर, कश्मीर का इंटेलेक्चुअल पास, कश्मीर की का तमद्दुन, ये सब कुछ पंडितों से था। फिर वहाँ पर जो किसका नाम इन्होंने लिया है, जैसी शख्सियत का मेरे ख्याल से मैं नाम भूल गया उसका, इराकी, शहाबुद्दीन इराकी, इस तरीके से ये इन्होंने इन्वेजन किया। फिर पंडितों को जो है वो मारा, वहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किया, उनको कन्वर्ट किया। फिर एक दलील भी देते हैं कि कश्मीरियों के नाम देखो आप किस तरह के, बट, मट्टू, ये नाम है, ये नाम लिए हैं बाकायदा उसमें, बट, मट्टू, ये नाम, ये तो सारे हिंदू नाम है सरनेम इनके। तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हुए हैं सारे, इनको तलवार की ज़ोर पे, गन पॉइंट के ऊपर इनको बनाया गया है मुसलमान। ये सारे के सारे पहले हिंदू थे, कश्मीर हिंदुओं का था। ज़बरदस्ती मुस्लिम इस्लामिक जिहादी इन्वेजन, ये टर्म यूज़ किया है कि इस्लामिक जिहादी जो है, दहशतगर्द जो है, वो बैरूनी मुल्क से आए, इन्होंने इन्वेजन किया और कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाया। और कई मरतबा ये जेनोसाइड पहले हुआ तारीख़ में, उसके बाद अब फिर 1990s के अंदर ये जेनोसाइड हुआ है। और हुकूमत, भारत की हुकूमत इंडिपेंडेंस के बाद खामोश रही, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने एक टाई अप कर लिया था कश्मीरी पॉलिटिशियंस के साथ कि वहाँ जो होता है उसको होने दो, हम उस पर खामोश रहेंगे, हम उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, ताकि हमारी सेंटर में हुकूमत बाकी रहे और कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा जिस तरीके से भी है वो बना रहे वहाँ पर। ये एक कॉन्सेप्ट जो है, ये एक चीज़ जो है इसके अंदर पेश की। और फिर बताया कि मोदी हुकूमत ने आकर के इस चीज़ को बदला, आर्टिकल 370 को जो है वो रिवोक किया और पंडितों का हक दिलाने के लिए, पंडितों को दोबारा कश्मीर में पहुंचाने के लिए मोदी ने इकदाम किए। और जो कुछ भी कश्मीर में इंडियन आर्मी ने किया, सबसे पहली बात तो ये मिलिटेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर, इंडियन आर्मी नहीं कर रही है, ये बताने की कोशिश की है। और इस तरीके से, इस सख्ती के ज़रिए से ही कश्मीर को जो है वो कंट्रोल किया। और कश्मीर के अंदर जो पहले जेनोसाइड था वो फिर होता बाद में, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया यहाँ पर। और फिर आखिर में जो मंज़र दिखाया है उसको देखने के बाद अच्छे से अच्छा इंसान लरस जाता है। उसको देखने के बाद बहुत ही बेरहमाना किस्म का मंज़र, दाइश वाला मंज़र, जिस पर फिल्म एंड होती है ये आखिर के 2-3 मिनट के अंदर। और मैं खुद उसको देखने के बाद बहुत ही शॉकिंग हालत में आ गया। इसलिए नहीं कि वो मंज़र सिर्फ इतना सख्त था, कि उसके पीछे जो ये अचीव करना चाहते हैं वो बहुत ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए। वो सीन क्या है, वही जो एक इन्होंने कहानी बनाई है कि 25 कश्मीरियों का नंदीमार्ग में जो जेनोसाइड हुआ था, वो जेनोसाइड किसने किया था? पाकिस्तानी मिलिटेंट ने किया था, कश्मीरियों ने किया था, आर्मी ने किया था। बहरहाल अब इसमें जो एक रिपोर्ट है कि इंडियन आर्मी ने ये काम किया था, लेकिन इसमें यह बताया है कि यही फ़ारूक मलिक जो जिहादी है, फ्रीडम मूवमेंट का लीडर है कश्मीर का, ये आर्मी के लिबास में उस गांव में पहुंचते हैं, सारे पंडितों को बाहर निकालते हैं, जिसमें यही पुष्करनाथ अनुपम खेर की बहू जो होती है, जिसका शौहर को मारा गया होता है, वो भी वहीं होती है, उसको जिसके मुंह में इन्होंने खून आलूदा चावल खिलाए थे पहले, इन सब को बाहर निकालते हैं। और निकालने के बाद सबको एक दायरा बना करके खड़ा करते हैं, और खड़ा करके फिर इसी औरत के उसको वो उरियाँ करता है सबके सामने। और फिर जो लकड़ी काटते हैं ना कश्मीरी, जो आरी से मशीन में जो दरख्त को चीरते, उस टेबल पे डाल के इसको बाकायदा बीच में से 2 हिस्सों में चीरते हुए बताया है। ये मंज़र इन्होंने इसमें दिखाया कि ये दाइश वाला काम कश्मीरी करते हैं इस वक्त, हिंदुओं के साथ इन्होंने ये किया है। और फिर एक एक करके छोटे बच्चे, औरत, सबको पॉइंट ब्लैंक मारते हैं, शूट करके सबको वहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब इसका अगर हम खुलासा निकालें कि क्या किया है इस फिल्म के ज़रिए मोदी हुकूमत ने, बहुत ही एक ख़तरनाक काम मुसलमानों के लिए किया है। सबसे पहले तो हिंदुओं को इसमें मज़लूम बताया, इस हद तक के मज़लूम के सारी ज़्यादती मुसलमानों ने की। और वही शियार जो याति नरसिंहानंद ने दिए थे, वही शियार कि अगर तुम मुसलमानों के नहीं मारोगे तो ये तुमको ख़त्म कर देंगे, ये सारे जिहादी है, सारे दहशतगर्द है, वही चीज़ बताई है कि ये अगर तुमने इनको कंट्रोल नहीं किया, अगर मोदी ने इनको कंट्रोल नहीं किया होता तो ये किसी को नहीं छोड़ते। यानी कश्मीरी पंडितों को के जेनोसाइड को बेस बनाया है कि यही काम मुसलमानों के साथ आपने करना है।
ये एक मैसेज जो दिया है, एक्चुअल मैसेज इस फिल्म का ये दिया है कि मुसलमानों का जेनोसाइड जस्टिफाइड है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये बेरहम है, इनके ये बिल्कुल सख्त दिल है, इनके अंदर हिंदुओं पे कोई रहम नहीं है, ये हिंदुओं को काफिर कहते हैं, काफिर को रहने की कोई जगह नहीं है, ये हमारा इस्लामिक सिस्टम है, ये हमारा मुल्क है कश्मीर। इसी तरह से इनका ये नज़रिया सारे हिंदुस्तान के अंदर है, सारे इंडिया में ये नज़रिया आता है। और एक जगह कहता भी ये फारूक मलिक कि तुम्हारे भारत के जो मुसलमान हैं वो मोदी से डरते हैं, वरना ये भी वही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। ये इसके अंदर जो ये बताया, कश्मीरियों को फ्रीडम फाइटर बताना, ये एक दूसरा इसमें अहम पॉइंट है। वही नारा जो आज आरएसएस लगा रहा है, जो बजरंग दल लगा रहा है मुसलमानों के लिए, या हिंदू बन जाओ, घर वापसी करो, या भाग जाओ, कंट्री से निकल जाओ एनआरसी सीएए के जरिए, या मारे जाओ। यही शियार इस फिल्म में बताया कि ये शियार तो कश्मीरियों ने लगाया था हिंदू पंडितों के खिलाफ, तो आज यही काम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट भी करेगा, यही काम वो भी करेगा। एक तरफ आप बात करते हो सिविलाइजेशन की कि मुसलमान कश्मीरियों में कोई सिविलाइजेशन नहीं है, बेरहम है, हैवान है, दरिंदे हैं, लेकिन वही काम एग्जैक्टली आज हिंदू शिद्दत पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली वही काम। उसके ऊपर कोई एक्शन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब इसका अगर आप मकसद देखें ना इस फिल्म का, तो वाज़ेह मकसद यही है, ये बताना एक तो कि कांग्रेस हुकूमत की वजह से कश्मीरियों का जेनोसाइड हुआ है, इसे कंट्रोल नहीं किया उन्होंने मौका दिया अपने सियासी मफादात के लिए, लेकिन मोदी हुकूमत ने आकर के इस पर कंट्रोल कर लिया, आर्टिकल 370 को रिवोक कर लिया और कश्मीर को रस्मी तौर पे भारत का जो है वो हिस्सा जो है वो बना दिया और कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, चलो ठीक है, ये तो एक इसका सियासी पहलू है कि मोदी ने अपने वोट बनाने के लिए इस फिल्म को प्रमोट कर दिया, लेकिन ये शिद्दत दिखाने की क्या ज़रूरत है? इस शिद्दत से सिर्फ़ और सिर्फ एक नतीजा हासिल होता है, वो है नफ़रत, जो पहले से पंडितों के ज़रिए, साधुओं के ज़रिए इतनी फैल रही है हिंदुस्तान में। हिजाब का मसला चल रहा है, सारे मसाइल के बीच में आप एक फ़िल्म को रिलीज़ करते हो जो अंदर से आग लगा देती है। मिसाल अगर कोई हिंदू जो, और यूँ हुआ है सिनेमा हॉल में, लोग अभी जम्मू के अंदर लड़ाइयाँ भी हो गई है सिनेमा हॉल में मुसलमानों के साथ। अब ये चीज़ अगर आप दिखाओगे, इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी, तो ये क्या करेगा? ये वही है ना जब किसी अहले सुन्नत को शिया ज़ाकिरीन की तकरीरें सुनाते हो जिसमें वो सहाबा पे लानत करता हो, उम्मुल मोमिनीन पे लानत कर रहा हो, वो क्या करता है? वो यही कहता है बाहर निकल के कि मैं कम से कम 10 शिया को कत्ल करूँगा। इन्होंने सहाबा को गालियाँ दी है इस बंदे ने। उसी तरह से इस फिल्म को देखने के बाद, इतना शद्दत देखने के बाद, एक बजरंग दल और राम सेना और पता नहीं हिंदू सेना और ये सारे जो है मंच जो है, इनके संग जो है इनके, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने यही अहद करना है कि हमने जो इन्होंने किया है कश्मीर में, एक एक के बदले हम 100 को मारेंगे, हजार मुसलमानों को मारेंगे। ये तो जेनोसाइड का मैदान जो है पूरा तैयार कर दिया है विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म कश्मीर फाइल्स ने, पूरा मैदान तैयार कर दिया है जेनोसाइड का। और इतने मोहकम तरीके से इसको साबित करने की कोशिश की है कि ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये कश्मीरियों ने किया है पंडितों के साथ, और अब आपकी बारी है, वरना ये जिहादी हैं, ये दाइश हैं, ये तालिबान हैं, ये आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आपने इनके साथ ये नहीं किया। जिस दिन इनको मौका मिलेगा ये आपके साथ वही करेंगे जो कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ है। जबकि अगर भारत में देखें तो गुजरात में बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ 2002 में मुसलमानों के साथ, उसकी कोई बात नहीं करता, उसकी कोई वो नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके, कुछ बात नहीं होती है उसके ऊपर। लेकिन इस इशू को बड़ी उस तरीके से उठाया, और जो दुनिया में इस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ जो एक ह्यूमन राइट्स का इशू बना हुआ है कि कश्मीर में जो इंडियन आर्मी इतने जुल्म करती है, इतने टॉर्चर करती है। आप एक सीन बता रहे हो कि गोली मार करके खून आलूदा चावल शौहर के खून को बीवी को खिला रहा है एक वहाँ पर कश्मीरी, तो ये अगर आप यूएन की रिपोर्ट देखें जिसमें 31 टॉर्चर के तरीके कार जो इस्तेमाल करती है इंडियन आर्मी कश्मीर में, उसमें तो इससे बदतर काम करते हैं। मुसलमानों का गोश्त रानों का काट के उस पर नमक डाल के उनको खिलाते हैं, ये टॉर्चर करते हैं वो। तो ये करते हैं ना, इससे बदतर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या दिखाना चाहते हो? सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, क्योंकि मीडिया आपका है इसलिए आप उसके जरिए हिंदुओं के दिल में और नफरत और शिद्दत। ये तो क्लियर मैसेज जा रहा है कि जिस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया हो, जिस फिल्म को मोदी अप्रिशिएट करता हो, जिस फिल्म के ऊपर इतनी रेटिंग आ रही हो, इतनी रैंकिंग आ रही हो, इतना बिजनेस आ रहा हो, इस तरीके से प्रमोट हो रही हो जो फिल्म, उसका मकसद तो सिर्फ यही निकलता है कि ये नफरत फैला करके मुसलमानों का कत्ले आम के लिए एक मैदान तैयार कर दिया गया है।
ये वही काम हुआ है। कांग्रेस ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन कांग्रेस की कोई सही नहीं। अभी देखे यूपी में 2 सीट मिली है कांग्रेस को सिर्फ यहाँ पर। यानी मोदी को हीरो बनाया कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरियों को जालिम दहशतगर्द दाइश बताया और मुसलमान और बेरहम, और इसका नतीजा ये कि मुसलमानों के साथ भी वही करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, यानी इंतकाम की आग लगाना। दरहकीकत फिल्म का एक्चुअल एजेंडा यही है कि कश्मीरी हिंदू मजलूम है, आज जो हिंदू कर रहा है मुसलमानों के लिए हक बनता है करने का, अगर ना करे तो मुसलमान बेरहम है, बेदर्द है, हैवान है, दरिंदा है और बदतरीन से बदतरीन काम वो कर सकता है। ये है मीडिया का पावर जो बॉलीवुड ने इस वक्त इस्तेमाल किया है। मीडिया उनका है और आज मुसलमानों के पास कोई मीडिया नहीं है जहाँ से वो इसका जवाब दे सके। हम जैसे लोग सिर्फ बैठ करके इस पे एनालिसिस करके ही बता सकते हैं, लेकिन जो दरिंदगी हिंदुओं के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो इसराइल के साथ मोदी के ताल्लुकात है, जिस तरह की वहशत कश्मीरियों के साथ हुई है, आज उसे पेश करने के लिए कोई मीडिया नहीं है। सारे जर्नलिस्ट को उठा करके अंदर कर दिया गया है, प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया है कश्मीर के अंदर, इंटरनेट बंद रहता है कश्मीर के अंदर, कोई चीज़ वहाँ से बाहर आ नहीं सकती है क्योंकि हमारे पास कोई मीडिया ही नहीं है जिसके ऊपर हम ये काम कर सके। आज हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम इस स्टैंडर्ड की कोई फिल्म बता करके भारत की हकीकत को पेश करें दुनिया के सामने, ये नहीं है हमारे पास। क्योंकि 220 करोड़ मुसलमान जो है, कभी उन्होंने भारत में सोचा ही नहीं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमारे साथ ये सब कुछ होगा, हर तरफ से हम पर हमला होगा, कोर्ट हमारे खिलाफ है। आज आ गया है फैसला ना हाई कोर्ट का, आज या कल आ गया है फैसला हाई कोर्ट का कर्नाटका में कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वही आपको पहनना होगा, आप हिजाब के साथ स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा सकती अगर स्कूल कॉलेज आपको मना करते हैं। कोर्ट उनका, मीडिया उनका, हुकूमत उनकी, फौज उनकी, इंटरनेट उनका, सब कुछ उनका। हमारा क्या है? रोटी कपड़ा मकान और जान भी खतरे में हमारी। ये अब सोचने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है, एक मीडिया नहीं है जिस पर हम जा कर के उनको जवाब दे सके। इस लेवल का, जिस लेवल का काम ये करते हैं मीडिया पर आकर, एक हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी फिल्म बनाना, इस तरह से उसको पेश करना कि वो झूठ भी सच लगने लगता है। और कहते भी इस फिल्म में बार बार कि मीडिया जो है वो झूठ को सच बना करके पेश करता है और सच को दबा देता है। यही काम आज इनका मीडिया भी यही काम कर रहा है। ये जो उस वक्त के कांग्रेस के मीडिया के बारे में कह रहे थे, इनका मीडिया भी आज यही काम कर रहा है। और ये काम हमारे पास हकीकी वो मीडिया नहीं है जिसके ज़रिए हम उस चीज़ों को पेश कर सकें। है भी तो हम छोटे छोटे बस नेट पर, यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ अपने थोड़े से चैनल चला लेते हैं जिसमें 1000, 2000, 3000 व्यूअर्स आ जाते हैं। बड़ी सतह के काम करने की कौम की दिलचस्पी नहीं है, इनका कोई मूड ही नहीं है इस वक्त सोचने के लिए इस बारे में कि हमें कोई बड़ी सतह का काम करना चाहिए। वरना ये जो सकाफती यलगार है इस वक्त हमारे ऊपर मीडिया के ज़रिए, न जाने कितने ऐसे झूठ है जो आने वाली नस्लों में इसी मीडिया के ज़रिए हक और सच बन करके उनके जहनों में चले जाएंगे, उनके अजहान में चले जाएंगे और वो तारीख बन जाएंगे। क्योंकि हमने अपनी ना तारीख को ज़ब्त किया है, ना हमने अपनी चीज़ को सही पेश किया है जो रिकॉर्ड हो। और नतीजा यही निकलेगा, जो दुश्मन के पास आला कार है वो जो उसके ज़रिए पेश करेगा वही हकीकत बन जाएगा। हम क्या करें यहाँ पर? भारतीय मुसलमान क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जा कर के शिकायत कर दी कि भाई इमाम खुमैनी का फ़ोटो निकाल दो, वो भी नहीं निकाला फिल्म में से। एक लॉयर ने यूपी से अपील किया कि भाई ये फिल्म को बंद करो, उसको भी कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई आपकी सेह नहीं। जब आपका हिजाब के ऊपर पाबंदी को आप नहीं हटा सकते हो तो फिल्म को क्या हटाओगे आप? कुछ नहीं कर सकते हो। कोई ताकत आपने अपनी बनाई ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सोचने का वक्त है ख़ास करके उलमा के लिए, लेकिन बकौल उस्ताद मोहतरम के कि अभी इनका मूड नहीं है किसी चीज़ को सोचने का। अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जब मोदी चला जाएगा और सारे के सारे ठीक हो जाएंगे मामलात, अच्छे दिन हमारे फिर से आ जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, या आखिर में इमाम ज़माना तो आ ही जाएंगे, तब जाके मसला जो है वो सारा हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये ख़यालात हैं सिर्फ़, जो करना है इस कौम ने खुद करना है, वरना हतमन खुदावंद मुताल ऐसी कौमों को नाबूद होने से फिर नहीं रोकता। और कश्मीर फाइल्स भारत के मुसलमानों की नाबूदी, हलाकत का एक ऐसा ऐलान है जिसमें मोदी ये काम अपनी फ़ौज और अपनी पुलिस के ज़रिए नहीं कराना चाहता। आवाम के हाथों ही, हिंदुओं के हाथों ही मुसलमान का खात्मा, मुसलमानों पे सोशल। इसमें यह भी बताया इस फिल्म में
कि मुसलमानों ने हिंदू पंडितों का सोशल बाइकआउट किया हुआ था, हम इनकी दुकानों से कुछ भी न खरीदें, इनको कोई चीज़ बेचे नहीं, और ये काम आज हिंदू कर रहा है मुसलमान के साथ। ये चीज़ें देखने के बाद और शिद्दत पकड़ेगी, ये वो चीज़ें बता रही जा रही किस तरह से आपको रेप्लिकेट करना है। इंशाल्लाह दुआ गो है कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हिदायत करें, और अल्लाह ताला ने जो रास्ते बताए हैं अपनी किताब में, अपने अंबिया और औलिया की सीरत के ज़रिए मुसलमान उन रास्तों को समझें, उन रास्तों पे चलते हुए वो इस्तक़लाल पैदा करे हर शोबे में, चाहे तालीम के शोबे में। आज हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है अपनी इंडिया में, इसीलिए मुश्किल है कि हिजाब पहन के उनकी कॉलेजेस में जाना है तो उन्होंने रोक दिया। मीडिया उनका है, जो चाहे वो दिखाएंगे, आपको जो दिखाना है आप दिखाना चाहेंगे रोक देंगे। सोशल मीडिया उनका है, आप कोई ऐसी बात करेंगे वो रोक देंगे। कुछ हमारे पास कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये शऊर जागे, और हम अब भी देर नहीं हुई है, अगर कोई इक़दाम करें, कोई कदम उठाएं तो कुछ नहीं तो सही उस जो कहानी की तरह जो है ना कि हज़रत इब्राहीम को जब आग में डाला गया तो एक परिंदा था या मेंढक था जो फूंक फूंक करके कोशिश कर रहा था। जब उससे पूछा जिब्राइल ने कि ये तुम्हारे फूंक मारने से क्या होगा, कहा कोई नहीं, अल्लाह का नबी है, कम से कम मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करूं। तो कम से कम इतनी कोशिश तो मुसलमान करे कि इस आग को बुझा सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।